आज हम व्याकरण में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। पहले प्रीवियस लेसन में आप लोगों ने पढ़ा था भाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, साहित्य और व्याकरण। तो व्याकरण के 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेसन 2 है वर्ण विचार। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज वर्ण विचार। तो स्टार्ट करते हैं आज लेसन नंबर 2 वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर और व्यंजन दोनों क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे अगर एक छोटा सा शब्द लें हम तुम, तो ता में छोटे ऊ की भी आवाज़ आ रही, तो ता प्लस छोटा ऊ प्लस माँ प्लस आ। तो इस तरह से ये अलग अलग वर्णों से मिलके एक शब्द बना है तुम। तो इसलिए जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जब इन वर्णों को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? भाषा की ध्वनियों के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये होते हैं स्वर। अच्छा, अब स्वर, इसके डिटेल में जाएंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा? वर्ण पढ़ा। ठीक है, वर्ण से वर्णमाला। वर्णमाला किससे मिलकर बनी होती है? स्वर और व्यंजन से। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? छोटा आ से औ तक। ठीक है, ये क्या होते हैं? छोटा आ से आहा तक होते हैं स्वर। अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, मतलब जो स्वर होते हैं ना छोटा आ, बड़ा आ, उनको बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर संख्या में 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिर। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। फिर नंबर 2 आएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण, मतलब बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, मतलब डबल टाइम लगता है। जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें हमें डबल टाइम लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिर। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। थर्ड होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी तिगुना टाइम लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से तिगुना टाइम लगता है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, खींचना पड़ता है ना, ओम। तो ओम बोलने के लिए देखो कितना टाइम लग रहा है। छोटा आ, तो आ, छोटा आ बोलने में बहुत कम टाइम लगा, आ बोलने में ज्यादा टाइम लगा। तो छोटा आ क्या होगा? ह्रस्व स्वर होगा। और बड़ा आ क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर वो होता है जिसमें इससे भी ज्यादा टाइम लगता है, ओम। ठीक है, तो इस तरह से ये स्वर के 3 प्रकार हो गए। ठीक है, अच्छा, अब स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं? अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं? जब पूर्ण व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मतलब जो व्यंजन होते हैं उनके साथ जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उन्हें उनकी मात्रा कहा जाता है। जैसे यहाँ आ जाओ, ये क्या है? सब स्वर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती।
ठीक है। छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ में ऐसी मात्रा लगती है, छोटी ई की ऐसी मात्रा लगती है, बड़ी ई की इधर से लगती है मात्रा, छोटे ऊ की ये मात्रा होती है, बड़े ऊ की ये, ऋ की नीचे ऐसा रा बना रहता है, ए की ये, आई की दो मात्राएं ऊपर होती हैं, ओ एक डंडा और ऊपर मात्रा होती है ओ, औ की एक डंडा और ऊपर दो मात्राएं, तो ये मात्राएं होती है। अब जब मात्रा सहित हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? पा प्लस आ बराबर पा, ठीक है। अब यहाँ पर जब बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, पा प्लस आ बराबर पा, ठीक है। दा प्लस ई बराबर छोटी ई है तो दा में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, दी, ठीक है। का प्लस बड़ी ई की, ठीक है। उसी तरह से ये उदाहरण है कि एक लिखने के लिए एक जो है बराबर पा प्लस आ प्लस पक, पा का पक है ना, तो इसमें पा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, प्लस इसमें क्या आ जाएगा? आ, काई की आ की आवाज आ रही है इसलिए आ, प्लस का प्लस आ, ठीक है। पान, अब यहाँ पर पा में आ की आवाज आ रही है, पान खींच रहे हैं, पा प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस आ, ठीक है, पान। दिन, दा प्लस ई छोटी ई प्लस ना प्लस आ, ये सब में आ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो व्यंजन है इसके साथ आ लगता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को मात्राएं समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयोग वाह। अब तुमने आ से औ तक तो पढ़ लिए मात्राएं, मगर आयोग वाह अम और आहा जो होते हैं वो आयोग वाह होते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, इन्हें हम आयोग वाह कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? जब हम कुछ शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार, ठीक है। जैसे हमने ये संलग्न लिखा है तो संलग्न, ना की आवाज आ रही है पर हमने यहाँ ना नहीं लिखा है, ऊपर बिंदी लगाई है। संलग्न, संहार, संसार, संशय, संयोग, संवाद, संरक्षक, ठीक है। तो ये अनुस्वार बिंदी ऊपर जो लगाते हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं। अब अनुनासिक, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, ठीक है। चंद्र बिंदु कौन सी होती है? जो हम ऐसे चांद बना के ऐसे ऐसे बिंदी लगाते हैं उसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? अनुनासिक का उच्चारण, जब हम ना का जो हमारा उच्चारण होता है वो नाक और मुंह की सहायता से किया जाता है। मतलब जब हम वो उसका उच्चारण करते हैं नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलती है, जैसे चांद, गांव, दांत, ऊंट आदि, ठीक है। तो चंद्र बिंदु का कहाँ पर उपयोग करते हैं? जहां पर के नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलती है, नाक और मुंह दोनों की सहायता से उसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो ये अनुनासिक चंद्र बिंदु, ये समझ में आ गया आपके। अनुस्वार कहाँ? जहाँ बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु, ऐसी चंद्र बिंदु, ठीक है। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग ऐसे दो पॉइंट होते हैं और ये जब शब्द पूरा लिख लिया जाता है उसके बाद विसर्ग लगाए जाते हैं, जैसे प्रायः। तो ये देखो दो, इसमें हा की आवाज आती है, ठीक है, प्रायः, ठीक है। इसी तरह से जैसे जो कोई भी शब्द है उसके लास्ट में दो बिंदु लगे हैं ऐसे, तो उसको उसमें से हा की आवाज आती है। जैसे जब हम लिखते हैं प्रायः तो या में हाँ, ये हा की मात्रा नहीं लिखेंगे, ये दो विसर्ग लगाएंगे तो वो प्रायः बोला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों के। नेक्स्ट जो है व्यंजन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज आप लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। तो आज हमने वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ा? पहले हमने वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर कौन से होते हैं? आ से लेके औ तक, ठीक है।
और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, उसके बाद हमने मात्राएं पढ़ी, वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। आयोगवाह क्या होते हैं? छोटा आ, वो अम और आहा क्या होते हैं? आयोगवाह। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी लगा के जब कोई शब्द लिखा जाता है जिसमें ना की आवाज आती है, पर हम ना नहीं लिखते, ऊपर बिंदी लगाते हैं, उसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु वो होती है जिसमें कि ना को मुंह से जब हम उसको कोई शब्द को बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है, तो हम उसको अनुनासिक या चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम शब्द लिखेंगे तो हमारे शब्द सही जाएंगे। विसर्ग क्या होता है? जिसमें कोई शब्द अगर हम बोलते हैं और बाद में हाँ की, लास्ट में उसके हाँ की आवाज आती है, तो हम हाँ ना लिख के हम 2 बिंदु लगा देते हैं, उसको विसर्ग बोलते हैं, जिससे प्रायः। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया अच्छे से लेसन। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पर्सनल पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।